जी हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम जो यूजीसी नेट जून में 2005 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पहले क्या होता था कि अभी तो 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन पहले 50 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे। तो उसमें हमने जो पहला क्वेश्चन जो इसका पहला पार्ट है वो करा दिया है। पहले पार्ट में हमने करीबन 21 क्वेश्चन पर डिस्कस किया, जिसमें हिंदी भाषा साहित्य का सेगमेंट था और हिंदी साहित्य के इतिहास का सेगमेंट था। और गद्य की विविध विधाओं में मतलब विविध विधाओं में तब उतनी रचनाएं वगैरह ऐसे तो था नहीं, तो गद्य की विधाओं से जो क्वेश्चन आया था और काव्य शास्त्र, इन पे हमने डिस्कस किया। अभी यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तत्व विविधा करके। ठीक है, तत्व विविधा करके अभी जो पहला वाला वीडियो है, जस्ट वो अभी हम इसको जो है पब्लिक कर देंगे, तो आप पहला प्रैक्टिस सेट इसका कर लीजिएगा। 2004 का जो हमने कराया है 50 क्वेश्चन, वो भी 2 पार्ट में कराया है, और ये जो 2005 का हम कराने वाले हैं, ये भी आपका 2 पार्ट में कराने वाले हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि 1 घंटे में एक पार्ट कंप्लीट हो पा रहा है, और हर एक पार्ट में हम इतने डिटेल से चीज़ों को बता रहे हैं। चाहते तो हम बहुत फास्ट करा के 1 घंटे में 50 क्वेश्चन खत्म कर देते, पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि सिर्फ क्वेश्चन को कराने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक-एक चीज़ ये बताते चल रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन से बार-बार आते हैं, और उनके एक्सप्लेनेशन को ध्यान रख रहे हैं, इसलिए 1.5 घंटे समानता लग जा रहा है। तो ये उसका जो है सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस के हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, इसमें अब तथ्य विविधा से आपको देखना कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि हिंदी के प्रसार के संदर्भ में हमें ये देखना है। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे हमें एक चीज देखना है कि ये जो क्वेश्चन आया है, हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का जो है वो कालक्रम के साथ सही अनुक्रम कौन सा है। यानी आपसे ये पूछा गया है कि हिंदी के प्रसार के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो जो भी संस्थाओं को दिया गया है यहाँ पे नाम, उन संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार देखा जाए तो सही अनुक्रम कौन सा है। अब यहाँ पे जैसे दिया है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरी प्रचारी सभा काशी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। तो यहाँ पे जितने भी आपको क्रम से दिए गए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, या हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरी प्रचारी सभा काशी, या राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, इनको हमें क्रम से लगाना। इसका मतलब जो भी प्रमुख संस्थाएं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में रही हैं, उन संस्थाओं का नाम पता होना चाहिए, उनके जो भी उनके संस्थापक हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, वो जिस सन में स्टैब्लिश हुआ वो भी हमें पता होना चाहिए। इससे आपको एक आइडिया लगा कि 1927 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की बात की गई थी, उसके संबंध में क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, और यहाँ पे विविधा में संस्थाओं के नामों को क्रम से लगाने का जिक्र है। यहाँ पे आप देखिए कौन सी संस्था है, और यही क्रम से दिया आपको। नागरी प्रचारी सभा अगर देखें तो काशी, फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन, फिर दक्षिण भारत प्रचार सभा चेन्नई, फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, इनको हमें क्रम से लगाना है। तो अब यहाँ पे हम देखें हिंदी प्रसार की जो प्रमुख संस्थाएं हैं और उनके स्थापना वर्ष क्या है। तो जैसे नागरी प्रचारी सभा काशी है, तो नागरी प्रचारी सभा काशी का आप देखो तो यहाँ पे समय दिया गया 1893, यानी नागरिक। और ये क्रम से आपको ध्यान रखना, सबसे पहले कौन सी संस्थाई जो हिंदी के क्षेत्र में काम किया। अच्छा, नागरी प्रचारी सभा काशी 1893 में स्टैब्लिश हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग करके है, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो प्रयाग करके वो 1910 में अस्तित्व में आया। इनके अलावा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई करके 1927 में अस्तित्व में आया। इनके अलावा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा करके 1936 में। तो नागरी प्रचारी सभा काशी 93 में है। इनके अलावा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग है 1910 में। यानी क्रम से आप देखो तो पहले नागरी प्रचारी सभा है, फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग करके है 1910 में, फिर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा करके 1927 में है। इसके बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा करके 1936 में है। हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखकों का कालानुक्रम सही बताइए। अब देखिए एक चीज हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने देखा था, तो आपको गारसा दत्तासी और इनके अलावा शिव सिंह सिंगर, गारसा दत्तासी हो गए, और ग्रियर्सन का नाम, शुक्ल जी का नाम, इनके हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम के बारे में पूछा गया था। और यहाँ पे जो आपको क्रम से दिया गया है कि राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन लेखकों को आपको कालक्रम के अनुसार सही से व्यवस्थित करना है। और इनका लेखकों का मतलब लेखन का जो अनुक्रम रहा वो क्या रहा है। तो आप इनकी रचनाओं को ध्यान से देखिए, तो जो महत्वपूर्ण रचना है, जैसे मिश्र बंधु विनोद 13 में आया, 34 में आया। मिश्र बंधु विनोद, तो मिश्र बंधु विनोद जो 1913 में, ये मिश्र बंधु जो है भाई तीनों मिलके लिखे थे। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल जी का, जो हिंदी साहित्य के विकास के नाम से था, सब सागर की भूमिका के उसमें जो है रामचंद्र शुक्ल ने इस किताब को लिखा। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की बात करें तो आलोचनात्मक इतिहास के उसमें हम देखेंगे तो रामकुमार वर्मा को,
हिंदी साहित्य का अगर आलोचनात्मक इतिहास के उसमें देखें तो इसमें रामकुमार वर्मा जी का नाम आता है 1938 ईस्वी। इसके बाद हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास करके है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास करके आप देखो तो जो है साहित्य और संवेदना का विकास करके जो है 1938 रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास करके 1986 में ये रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो मिश्र बंधु विनोद 1913, मिश्र बंधु है ना। यहाँ पे हिंदी साहित्य जो है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 शुक्ल, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 38 रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य और संवेदना का 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी करके हैं, हिंदी गद्य विन्यास और विकास करके है 1996। इन सारी प्रमुख किताबों को आपको ध्यान रखना है। यानी मिश्र बंधु विनोद का जो समय है 1913 में आया, बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जो आया रामचंद्र शुक्ल का, बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 रामकुमार वर्मा जी का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का 86 रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। और हिंदी गद्य विन्यास और विकास करके 1996 है, हिंदी गद्य विन्यास और विकास का। और हिंदी काव्य का इतिहास, इसके बाद आधुनिक कविता यात्रा, भक्ति काव्य यात्रा। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो देखिए अभी हमने देखा कि पत्रिकाओं से हमने बताया कि जस्ट पहल पत्रिका भी पूछा गया, ठीक है। तो पहल को बताया, जैसे इसके पिछले क्लास में हमने बताया कि महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में जो पुरानी पत्रिकाएं हैं जैसे हिंदी प्रदीप वगैरह, ब्राह्मण पत्रिका, ये सब तो बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन इसके बाद आपने देखा जो नई पत्रिकाएं आ रही हैं उनके बारे में, जैसे नई कहानी के दौर में जो पत्रिकाएं हैं या पहल वगैरह के बारे में बताया, माध्यम पत्रिका के बारे में बताया। मैंने कहा था इनकी एक आप लिस्ट बनाओ नई पत्रिकाओं के बारे में, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है और खासकर जो क्वेश्चन आ रहा है उनको तो जरूर लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए धर्मयुग है, हंस है, सरस्वती है, कवि वचन सुधा। तो इसमें तो कोई नया नहीं है, बस हंस के पुनर्प्रकाशन के बारे में अभी हमने देखा था। बाकी धर्मयुग है, हंस है, कवि वचन सुधा है, सरस्वती, ये पहले की पत्रिका है, पुरानी ही पत्रिका है। लेकिन आपको इनका समय पता होना चाहिए, इन पत्रिकाओं का समय पता होना चाहिए। तो एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे हम पर डे आपको जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना, इसके लिए कोई कॉपी ऐसा कुछ डाल सकते हैं। और जैसे हम डेली प्रैक्टिस से जब करा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि जैसे इसका लिस्ट बना लीजिए इसका, तो आप पॉज करके उसकी लिस्ट को वहीं पे साइड में बना सकते हैं कि ये पत्रिकाओं की लिस्ट है, 4 में ये क्वेश्चन आया था, 5 में ये क्वेश्चन। तो आपको बहुत सारी क्वेश्चन रिपीटेड लगेंगे। जैसे उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी का, तो मैंने कहा कि देखो वही 4 में आया, वही 5 में आया। पत्रिकाओं में भी अभी देखिए जो 4 में आया, 5 में आया, फिर आगे हम ऐसे एनटीए के क्वेश्चन कराएं या मान लो जीआईसी लेक्चरर वगैरह के भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो आप देखेंगे काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कवि वचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन हो गया, कवि वचन सुधा हो गया इनका, बाला बोधनी हो गया, ये सब किसका है, भारतेंदु जी का है। और इनके अलावा ये जो है आपको देखेंगे तो काशी से निकलता था, इंपॉर्टेंट है कहाँ से निकलता था, संस्थापक क्या कौन थे और सन कौन सा था। हरिश्चंद्र मैगजीन 73 में है, हरिश्चंद्र मैगजीन जो है 73 में है। और जहां तक है कि हरिश्चंद्र मैगजीन जो था इसी का नाम इन्होंने चेंज करने के लिए कहा था, हरिश्चंद्र चंद्रिका बोला था, 74 में वो जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से आया था, ये चीज था। और तो 73 हरिश्चंद्र ये बनारस से निकलता था। और इनके अलावा जो है बाला बोधनी, बाला बोधनी पत्रिका 1874 मासिक है, बनारस से निकलता था। सरस्वती पत्रिका 1900 इसकी चिंतामणि घोष है ना, तो ये चीज है सरस्वती 1900 चिंतामणि घोष मासिक काशी से है ना। हंस जो निकलता था 1930, हंस जो निकलता था ये 1930 में निकलता था। एक मिनट, तो जो बाला बोधनी है, बाला बोधनी 1874 मासिक था, बनारस से निकलता था। सरस्वती 1900 शुरुआत जब सरस्वती का हुआ तो चिंतामणि घोष के उसमें था, तो सरस्वती 1900 ईस्वी चिंतामणि घोष है ना, ये ध्यान रखना हमको कि जो सरस्वती था 1900 ये चिंतामणि घोष, और ये कहाँ से है, काशी से है, ठीक है। और हंस जो है, हंस का समय आपको ध्यान रखना, हंस और धर्मयुग, देखिए जो हंस था ये 1930 इसका बताया है, प्रेमचंद जो है इसके संपादक में है, और ये बनारस से ये भी निकलता था, मासिक निकलता था। धर्मयुग 1950 धर्मवीर भारती, और ये साप्ताहिक था, बंबई से था। बाला बोधनी 74 मासिक बनारस से, सरस्वती मासिक काशी से, हंस 1930 प्रेमचंद बनारस से, धर्मयुग धर्मवीर भारती, और 1950 बंबई से साप्ताहिक था। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित रचनाओं का अगर आप देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है, ये चीज ध्यान रखना है। निम्नलिखित रचनाओं का काल और क्रमानुसार सही कौन सा है। अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक, मगध।
अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि अंधेर नगरी अंधा युग, ये तो नाटक है और हमारे पाठ्यक्रम में यूजीसी नेट के यूनिट 8 में लगा है, अंधेर नगरी भी लगा है, अंधा युग भी लगा है। संसद से सड़क तक अगर याद हो तो संसद से सड़क तक करके हमारे ही पाठ्यक्रम में यूजीसी नेट यूनिट 5 में हिंदी कविता विधा से संबंधित जो यूनिट है उसमें आप देखेंगे कि जो संसद से सड़क तक यानी जो और भी रचनाएं इनकी संसद से सड़क तक मतलब 3-4 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो ये आपको काव्य से उठा के दे दिया है। और मगध करके ये तो मान लो अलग दे दिया है, तो इन्होंने पूछा कि आपको इनका क्रम बताना है, ये नहीं कि विधा बतानी है। तो जो सुदामा पांडे धूमिल है, जो लोकतंत्र प्रजातंत्र की मतलब कि जो इनका संसद से सड़क तक में 3 रचनाएं इनकी संकलित है, अकाल दर्शन करके है और 3-4 और है, जैसे वो एक करके है ना, जो एक मतलब 3 से 4 रचनाएं अभी जस्ट याद नहीं आ रहा, मोची का एक वो करके जो जूता सिलने वाला करके है, मोची राम कविता करके है। तो अंधेर नगरी 81 में आया, वो तो नाटक है, भारतेंदु जी का ये नाटक है। अंधा युग जो है धनवीर भारती जी का, वो गीति नाटक। और सुदामा पांडे धूमिल का काव्य 1972 में संसद से सड़क तक आया था। और कल सुनना मुझे करके भी है, कल सुनना मुझे करके, है ना। तो ये संसद से सड़क तक 1972, मगध 1984 श्रीकांत ब्रह्म काव्य संग्रह है। तो अंधेर नगरी 81 भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक, अंधा युग 55 में धनवीर भारती गीति नाट्य, संसद से सड़क तक 72 सुदामा पांडे धूमिल काव्य है, मगध 1984 श्रीकांत वर्मा काव्य संग्रह करके है। निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल की दिशा सही अनुक्रम क्या है? त्यागपत्र है, सेवा सदन है, मैला आंचल है, आधा गांव करके है। अब इनको आपको क्रम से लगाना है, त्यागपत्र, सेवा सदन, मैला आंचल और इनके अलावा आधा गांव करके है। तो त्यागपत्र, सेवा सदन, मैला आंचल, आधा गांव, इनमें से हमें ये देखना है। तो क्रम से तो उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार में सेवा सदन जो है, सेवा सदन प्रेमचंद जी का है, सेवा सदन 1918 में आया था, है ना। और सेवा सदन प्रेमचंद जी शुरुआत में आप देखेंगे उर्दू में ही लिखना शुरू किए थे, तो जो सेवा सदन इनका मान के चलिए पहला उपन्यास, और सेवा सदन आपका 1918 में आया था। बजारे हुस्न करके ये उर्दू में था और बजारे हुस्न 1918 में ये था प्रेमचंद जी का। इनके अलावा त्यागपत्र, त्यागपत्र जैनेन्द्र का है 1937, त्यागपत्र जो है जैनेन्द्र जी का है 1937। मैला आंचल 1954 और मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी का है, मैला आंचल करके। आधा गांव 1966, ये राही मासूम रजा का है, आधा गांव 1966 में। निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल की दिशा से सही अनुक्रम कौन सा है? लहरों के राजहंस, सिंदूर की होली, आठवां सर्ग, दूरस्वामी। अब ये देखिए कि जैसे लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन हो गया, आधे अधूरे हो गया, इनके अलावा भारत दुर्दर्शनी, आषाढ़ का एक दिन हो गया। जो भी आपके नाटक 3-4 नाटक जो बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं इनके, मोहन राकेश जी के, सिंदूर की होली अपने पाठ्यक्रम में ही लगा है, आठवां सर्ग नहीं लगा है, और ध्रुव स्वामी जो है वो लगा है, प्रसाद जी का ध्रुव स्वामी भी लगा है। अब आपको जिसे पता होना चाहिए कि 1974 में कौन सा है, लहरों के राजहंस का समय क्या है, ध्रुव स्वामी 33, उनका क्या समय है, आठवां सर्ग किसका है, ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्रम से देखें तो ध्रुव स्वामी जो है, ध्रुव स्वामी का समय आप देखोगे तो 1933 है। ध्रुव स्वामी किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है ध्रुव स्वामी, और 1933 है। सिंदूर की होली 1934, सिंदूर की होली नाटक अपने पाठ्यक्रम में लगा है, और ये एक तरीके से समस्या नाटक में आता है सिंदूर की होली, जिसमें मनोरमा और चंद्रिका करके चंद्रिका या चंद्रकांता के माध्यम से इस तरीके से पूरा वो कथानक रचा गया। बड़ा विरोधी वो लगता है समस्या नाटकों में, एक तरफ परंपरागत है, एक आधुनिकता का विचार है, तो दोनों। बल्कि बच्चन जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो छायावाद युग वाले में है बहुत डिटेल से नाटकों पे बात की है, तो बहुत अच्छे से इन्होंने इन पे भी बात किया, लक्ष्मी नारायण जी पे भी बात किया है। तो सिंदूर की होली 1934 में लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। इनके अलावा लहरों के राजहंस 1963 में आता है, मोहन राकेश जी का है। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये पूछा गया आठवां सर्ग किसका है नाटक, तो 1976 सुरेंद्र वर्मा का। तो ध्रुव स्वामी 33 प्रसाद जी का, सिंदूर की होली 34 लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, लहरों के राजहंस 63 मोहन राकेश जी का है, आठवां सर्ग 76 सुरेंद्र वर्मा जी का है। अब यहाँ पे देखिए वैसे तो इसको उस वाले सेगमेंट में देना चाहिए था, काव्यशास्त्र वाले में। ये भारतीय काव्यशास्त्र क्वेश्चन है, भट्ट लोलट शंकु भट्टनायक अभिनव गुप्त। याद हो हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि अभिनव, अभिनव मीन्स नया, नया कोई कौन सा व्यक्ति नया कर सकता है, कोई काम नया कौन कर सकता है, अभिनव। याद है? अभिव्यक्ति, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद बताया। और फिर हमने लोलट के बारे में क्या बताया कि जो छोटा सा बच्चा होता है लोटता है, लोट के वो अपनी बात को मना लेता है, कोई भी बात हो उसको मनवाना हो तो लोट के वो मना लेता है, छोटा बच्चा, बट लोलट। तो लोलट के बारे में हमने क्या चीज बताया था कि जो छोटा सा बच्चा है वो लोट के कोई भी बात, मीमांसा, मीमांसा यानी मनवाना। तो आपको दर्शन भी ध्यान रखना, जैसे अभिनव का आप उधर सांख्य ध्यान रखोगे तो छोटा सा बच्चा अगर लोट के क्या करा, मीमांसा करा, मनवा रहा अपनी बात को कि मान जाइए।
और जब शंकुक का देखा था तो चित्र तुरंग न्याय, शंकुक में हमने क्या कहा कि न्याय कब मिलेगा, शंकुक का न्याय यानी चित्र तुरंग न्याय, अनुमति। और यहाँ पे एक नायक का है, तो इन चारों लोगों को ये रस सूत्र के, अच्छा ये भी ध्यान रखना ये सब रस सूत्र के व्याख्याकार हैं। पूछा जा सकता है कि इनमें रस सूत्र के व्याख्याकार कौन कौन से, तो लोलट, लोलट मतलब छोटा सा बच्चा जिसकी उत्पत्ति हुई है, वो लोगों पे आरोप लगाता है, और मीमांसा यानी लोगों से बात मनवा लेता है। तो आपको दर्शन भी याद हो गया, सिद्धांत भी याद हो गया, रस सूत्र के व्याख्याकार है, कॉन्सेप्ट भी याद हो गया। छोटा सा बच्चा लोट पोट के उसकी उत्पत्ति हुई है, वो लोगों पे आरोप लगाता है, मीमांसा अपनी बात को मनवा लेता है। शंकुक, शंकुक का हमने कहा था चित्र तुरंग न्याय नाम से कई बार क्वेश्चन आता है, तो चित्र तुरंग न्याय यानी शंकुक, शंकुक जो न्याय की बात कर रहे हैं, तो वो अनुमति, आपको न्याय की अनुमति कैसे मिलेगी शंकुक के कहने पे। अच्छा नायक, नायक मतलब क्या होता है, कहीं पे भी आप देखेंगे नायक का मतलब होता है कि एक तरीके से जो राजा है मनवाने वाली बात होती है। तो सांख्य दर्शन जो भट्टनायक का है वो भोगवाद भुक्तिवाद है। तो नायक जो होता है, किसी भी आप देखो जो विलेन होता है एक तरीके से, उसके पास तो बहुत सारी सुख सुविधाएं, बहुत पैसा है। तो भट्ट नायक, जो नायक है वही भोग करेगा जिसके पास पैसा है, जिसके पास है नहीं वो कैसे करेगा। इसलिए भट्ट नायक भोगवाद, और भोगवाद भुक्तिवाद सांख्य दर्शन। इनके अलावा अभिनव गुप्त का हमने अभिव्यक्ति बताया था, और शैव दर्शन। तो उनका शैव है, इनका सांख्य, न्याय है, मीमांसा, दर्शन, सिद्धांत, रसूत्र के व्याख्याकार, तीनों चीजों को ध्यान रखना है। अब निम्नलिखित जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र में हमने ये कहा कि जो काव्यशास्त्र के काव्यशास्त्री चिंतक है उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने को आता है। तो कॉलरिज है, अरस्तू, आई रिचर्ड है, जॉन क्रू रैनसम है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। कॉलरिज है, अरस्तू है, आई रिचर्ड है, जॉन क्रू रैनसम है, इनको क्रम से हमें लगाना है। तो अरस्तू, आप ये देखो सबसे पहले प्लेटो का सिद्धांत है ना, प्लेटो, सुकरात, सुकरात केसिस में प्लेटो है, प्लेटो के बाद आपने देखना अरस्तू है, और क्रम से आपके सिलेबस में लगा भी है, जैसे विरेचन है, त्रासदी सिद्धांत, इन लोगों के लगे हुए हैं। अच्छा कॉलरिज का, फिर जॉन क्रू रैनसम, आई रिचर्ड, इनका क्रम से। तो मतलब हमें जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है उनमें जो लिस्ट दिया गया है, जो सन दिया है, क्रम दिया है, उनको ध्यान रखना, वो बहुत जरूरी है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। और इससे आपको सिद्धांत के बारे में भी पता चल रहा है कि यहाँ पे पाश्चात्य से जो चिंतक है उनका जीवन काल, उनकी किताबें, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अरस्तु का समय 384 से 322, मकदुनिया, सैमुअल कॉलरिज इंग्लैंड से, जॉन क्रू रैनसम 1888, इवर और मिस्ट्रॉन्ग रिचर्ड 1893, ये करके हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को जो है, मुझे लग रहा है पहला वीडियो जो है वो कर दे रहे हैं ताकि आप लोग पहला देख लो। ठीक है, वो रेडी हो गया है, पहला पार्ट आप देख लीजिए, इसका सेकेंड पार्ट जाए। तो पर डे अगर आप एक प्रैक्टिस सेट कर ले रहे हैं तो आगे जितने भी एग्जाम है उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट कराने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जितने भी एग्जाम है आपके उनको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ताकि एक समय आप इतनी प्रैक्टिस सेट कर लो कि आपको बहुत अच्छा कमांड हो जाए। इनको मैंने शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप बहुत दिन से एक्टिव नहीं था मेरा वाला, लेकिन अभी ठीक है, उसमें हम ग्रुप में भी इन सारी चीज़ों को जो है वो शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखो कि लेक्चरर के भी पेपर होने वाले हैं, जीआईसी लेक्चरर वगैरह के आने वाले हैं, अलग अलग राज्यों में भी पेपर आप देख रहे हैं बहुत सारे हैं। जितनी आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे उतना ही आपको लाभ होने वाला है इसका। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अरस्तु, सैमुअल कॉलरिज, जॉन क्रू रैनसम, इवर और आर्मस्ट्रांग रिचर्ड करके हो गया। अब आगे हम देखें निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम। इसका मतलब एक आइडिया आपको लग रहा है कि जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है उनके सही अनुक्रम लगाने को आता है। जैसे यहाँ पे दिया काव्य अनुशासन, काव्य अनुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, रसगंगाधर। एक तो आपको इनके राइटर के नाम पता होंगे, लेकिन अगर इनका सन नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। इससे आइडिया लगता है कि कौन कौन सी किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कौन सी इंपॉर्टेंट है। काव्यानुशासन है, साहित्य दर्पण है, रसमंजरी है, रसगंगाधर है। इनके जो राइटर हैं, ये किताबें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में रचना काल और काव्य शास्त्रीय दृष्टि से आप इनको देखेंगे तो काव्यानुशासन बराहमी सदी और ये हेमचंद जी का है। जैन कवियों में हेमचंद को, जैसे हम लोग सिद्ध पढ़ते हैं, नाथ साहित्य पढ़ते हैं, सिद्ध साहित्य पढ़ते हैं, उनमें आप जैन साहित्य में देखेंगे तो हेमचंद जी का नाम आता है। जैन साहित्य में हेमचंद जी को पढ़ते हैं। तो काव्यानुशासन बराहमी सदी हेमचंद। साहित्य दर्पण किसका है? साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ कविराज का है। 14वीं सदी विश्वनाथ कविराज का है साहित्य दर्पण। और रसमंजरी
15वीं शताब्दी भानुदत्त का है। इनके अलावा रस गंगाधर 17वीं सदी पंडित राज जगन्नाथ का है। तो अब यहाँ पे काव्य अनुशासन 12वीं सदी हेमचंद, साहित्य दर्पण 14वीं सदी विश्वनाथ कविराज। इनके अलावा रस मंजरी 15वीं सदी भानुदत्त का है। रस गंगाधर 17वीं सदी पंडित राज जगन्नाथ का है। निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे हमें देखना है क ख ग घ में इन्होंने ये मतलब ये दिया है आपको कि जैसे हमने पिछले ही उसमें आपको बताया था कि सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इनसे सेवरे क्वेश्चन आते हैं। ये तो हम लोग 5 वाले में कर रहे हैं, तभी हमने देखा कि ये क्वेश्चन आते हैं। देखिए सघोष महाप्राण, अघोष और अल्पप्राण महाप्राण। तो हमने कहा था ये बोल के आप खुद से देख लो कि महाप्राण किस में लग रहा है। जैसे आपने क बोला तो नहीं लगा, खा बोला लगा, फिर गा बोला नहीं लगा, घा बोला। तो एक तो बोल के लिख के इसमें ये चीज अपनाइएगा कि पहले महाप्राण अल्पप्राण को लिख लीजिएगा, फिर सघोष अघोष को लिख लीजिएगा, फिर कॉमन निकाल लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर से क्वेश्चन आया है और रटेंगे तो ये नहीं याद होगा। ये मेरे साथ भी है, मुझे भी नहीं याद होता है, तो मैं यही बता रही हूँ कि दोनों से खुद छाटेंगे, या कोई बताएगा तो भी नहीं याद होगा। खुद से लिख के खुद छाटना, ये काम करना। और श्योर है यहाँ से आता है अघोष अल्पप्राण का, खा अघोष महाप्राण, रटिए मत, कोई मतलब नहीं है इसका। सघोष अल्पप्राण ग, घ सघोष महाप्राण। ठीक है। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ मिलाना है। अब देखिए भाषा से ये आपको ऐसा आपको क्वेश्चन जो है पहले नहीं मिला था। ये क्वेश्चन जो आपको मिला है ये बहुत बढ़िया है। यानी कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास बाजपेयी, उदय नारायण तिवारी, रामविलास शर्मा। और एक तरफ हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी व्याकरण, भाषा और समाज, हिंदी शब्दानुशासन, ये एक तरफ दिया है। एक लिस्ट ये दिया है, एक लिस्ट ये दिया है। आपको अच्छी जो भी यहाँ पे कामता प्रसाद गुरु यानी जो भाषाविद है, और जो ये लिस्ट में दिया है कि जो भी किताबें इंपॉर्टेंट, चाहे उद्भव विकास हो, व्याकरण हो, समाज हो, शब्दानुशासन हो, कामता, तो इनको इनसे मिलाना है और इन किताबों की लिस्ट बना लेनी है, क्योंकि भाषा का उद्भव विकास, व्याकरण, समाज, शब्दानुशासन ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्रम से ये है, देखिए प्रकाशन वर्ष में जो हिंदी व्याकरण करके है, हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु जी का है। हिंदी शब्दानुशासन की बात करेंगे 1957 किशोरीदास बाजपेयी का। तो शब्दों के अनुशासन के संबंध में ये किशोरीदास बाजपेयी का है। व्याकरण के संबंध में कामता प्रसाद जी का है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का उदय नारायण तिवारी जी का है। भाषा और समाज 1961 रामविलास शर्मा का है। इन किताबों की लिस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि अगर भाषा ग्रंथ यहाँ से आ रहा है तो भाषा ग्रंथ वाले में और भी किताबें आगे चल के और भी राइटर के पूछे जाएंगे। एक आपको आइडिया भी लग गया कि बड़े भाषाविदों में कामता प्रसाद जी हैं, किशोरीदास बाजपेयी हैं, जैसे सुनीति जी का नाम सुनते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी का, उदय नारायण तिवारी का, रामविलास शर्मा का, हार्दिक बाहरी का, वो सभी लोगों का। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। आत्मजयी है धरती, आंगन के पार द्वार, धूप के दान। याद होगा आत्मजयी, जब हमने पिछला हमने 4 वाला जो करवाया है, आत्मजयी संशय की एक रात एक विकल्प में था। इसका मतलब अगर आत्मजयी तब आपको नहीं याद होता, अगर आपने आत्मजयी को वहीं पे कहीं पे लिख लिया होता तो सेम क्वेश्चन एक विकल्प में यहाँ पे आ गया है। आंगन के पार द्वार, धरती, धूप के दान, और इस तरीके से आप इसका आंसर लगा लेते हैं। इसलिए हमने कहा ना कि क्वेश्चन को इस तरीके से आप देखिए। अब यहाँ पे आपको रघुवीर साय, त्रिलोचन, अज्ञे, कुंवर नारायण, गिरिजा कुमार माथुर, इनमें से तार सप्तक के कवियों के नाम दिए गए। नारायण का, माथुर का, सहाय का नाम दिया गया है। अज्ञे तो तार सप्तक को निकालने वाले ही थे, तो सभी लोगों का नाम दिया गया यहाँ पे। अब आत्मजयी को लिख लीजिएगा, ये कुंवर नारायण जी का है, 1965 में। बहुत महत्वपूर्ण ये रचना है, काव्य ग्रंथ है ये। आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण जी का। आंगन के पार द्वार 1961 किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है। तो आत्मजयी 65 कुंवर नारायण जी का, आंगन के पार द्वार 1961 और किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का। धूप के दान करके गिरिजा कुमार माथुर जी का है। धूप के दान आत्महत्या के विरुद्ध आप देखेंगे तो 1967 रघुवीर साय जी का है। यहाँ पे देखिए शुद्ध कविता की खोज, आत्मीयन पद, एक साहित्य की डायरी, हिंदी साहित्य की भूमिका। अब इसमें भी आप एक चीज देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका पहले भी आ चुका, पहले क्या इसी में आ चुका हिंदी साहित्य की भूमिका जो लिखा गया 1940 में। किसके द्वारा? एक साहित्य की डायरी। अगर नेट के सिलेबस को आपने अच्छे से किया होगा तो एक साहित्य की डायरी यूजीसी नेट के यूनिट 10 गद्य की विविध विधा में लगा है। आत्मीयन पद भी ऑप्शन में पहले भी आ चुका है, किसकी रचना है? शुद्ध कविता की खोज मुझे लग रहा है नहीं आया है, तो ये चीज बिल्कुल आपके लिए अलग हो गया। यानी आप 4 से 5 की ही आप प्रैक्टिस सेट करो तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल रही है कि क्या पहले आया था, क्या मुझे आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या चीजें नया है जो मुझे लिख लेना चाहिए। प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब सही से मैं बताऊं तो आपने खूब प्रैक्टिस सेट लगाया होगा, लेकिन यही मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए। आत्मीयन पद मुझे पता है, नहीं पता है तो मैंने लिख लिया है। साहित्य की डायरी मुझे पता है इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। 4, 5, 6, 7 जितने भी आप लगाएंगे प्रैक्टिस सेट, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में हम बहुत सारी चीजें बताएंगे जो बार बार रिपीट हो रहा है। हिंदी साहित्य की भूमिका आपने देख ही लिया था,
साहित्य की डायरी आपको पता है ना? तो शुद्ध कविता की खोज आप देखिए ये दिनकर की है। दिनकर ने लिखा है शुद्ध कविता की खोज 1966, और ये विधाओं में भी पूछ लेते हैं कि कौन सी विधा है। जैसे शुद्ध कविता की खोज 1966 दिनकर का है, लेकिन शुद्ध कविता की खोज है क्या? तो आपको लगेगा कविता में है, काव्य ग्रंथ वगैरह होगा कुछ, क्योंकि नाम तो शुद्ध कविता की खोज है। लेकिन यहाँ पे एक चीज अच्छी बात है कि आपको देखना है कि आलोचना ग्रंथ है। जैसे आप नामोर जी का देखते हैं, कवियों के लिए जो नए प्रतिमान उनके हैं। तो शुद्ध कविता की खोज कविता के लिए नहीं बल्कि आलोचना ग्रंथ है, दिनकर का 1966 है। आत्मीय पद अज्ञे जी का है, और आत्मीय पद 1960 में आया। ये क्या है? निबंध संग्रह है। एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध जी का है। एक साहित्य की डायरी क्या है? डायरी है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ। बड़ा मल्टी क्वेश्चन है। देखिए इसमें आलोचना भी है, निबंध संग्रह भी है, डायरी भी है, इतिहास ग्रंथ भी है। और इनके अलावा जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इन्हीं का है, द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं। हम राज लिए मरते हैं, बतरस लालच लाल की, भक्त ही ज्ञान ही नहीं कुछ बेदा। अज्ञे बिहारी मैथिली शरण गुप्त तुलसीदास के बारे में किसने कहा था ये उपमान मैले हो गए हैं? जो अपनी प्रेयसी को कहते हैं हरी घास पर, कि उनके लिए हम बिल्कुल तुम ललाती बिल्कुल हरी घास पर, वो नहीं अपनी प्रेयसी के उसमें कहते हैं कि भाई पुराने उपमान पड़ गए हैं तुम्हारी, अगर हम सौंदर्य की बात करें तो उसके लिए हम कुछ नए उपमान की बात करते हैं। तो ये आपको याद होगा, ये हम लोगों के बीए के ऑनर्स में भी लगा हुआ था कविता, अगर आप गेस कर पा रहे हो। तो ये उपमान मैले हो गए हैं, तो हम अपनी प्रेमिका को जो है पुराने उपमान से वो चीज को तुलना नहीं करेंगे। हम राज्य के लिए मरते हैं, ये भी कहा गया कि हम राज्य के लिए, और सच्चे अगर हम राज्य के लिए मरते हैं, लेकिन सबसे बड़ी संकट है कि हम राज्य के लिए मरते हैं लेकिन सच्चे अच्छे हितकारी उसमें देखे तो कौन है जो राज्य के लिए मरता है? मुझे जहां तक लगता है आपने साकेत वगैरह पढ़ा हो अच्छे से, तो आपको ये समझ में आएगा वहां की पंक्ति। बतरस लालच लाल की पंक्तियों से ही आपको लगेगा कि इसका है, और भक्त ही तो तुलसीदास का नाम दिया है, बाकी एक आपको कंफ्यूज करने के लिए पंत का भी नाम दिया है। तो पहले आप खुद गेस कर लेंगे कि अज्ञे जो है उपमान की तुलना अपनी प्रेयसी के लिए बहुत अच्छे उपमानों की बात करते हैं कि हम नए नए उपमान की वो करेंगे। और हम राज्य के लिए मरते मैथिली शरण गुप्त, आप बताइएगा साकेत किससे है ये? बतरस लालच लाल की बिहारी जी का है। भक्ति ज्ञानी नहीं कुछ बेदा तुलसीदास का है। तो मोहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाड़ी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकारी सुमित्रा नंदन पंत का है। तुम मोहन कर सको, तुम मोहन कर सको जन में मेरे विचार, जन में मेरे विचार, वाड़ी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो ये किसका है? सुमित्रानंद पंत का नाम भी यहाँ पे दिया गया है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है ना? अधिकार सो कितना मादक और सारहीन है, निज भाषा उन्नति है, मर्द साठे पर पाठा होता है। मुझे ये पता है कि अगर कोई भी यूजीसी नेट अभी जो तैयारी कर रहा है और 2-3 झटके खा चुका है नेट के अच्छी पढ़ाई में, तो देखते ही सारे समझ जाएगा ये कहाँ से लिए गए हैं। और अगर आपने अच्छे से टेक्स्ट नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा कहाँ से है, कौन से निबंध से है, किसने लिखा है। अधिकार सो कितना मादक और सारहीन है, ये पंक्ति किसने कौन से नाटक में कही है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मोले किसने कौन से निबंध में कहा है। और मर्द साठे पर पाठा होता है, ये संवाद कौन से कैरेक्टर का किसके प्रति और कौन से उपन्यास में है। ये फायदा है आपको जब यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में सारी रचनाओं को आप बहुत इन डेप्थ जाके पढ़ते हैं, तब आपको इन सारी पंक्तियों के बारे में नॉलेज होता है। अगर आप कहीं से वन लाइनर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा तो किसके किसके बीच बात हुआ, जैसे मर साठे पर पाटे होते हैं, अगर मान लो गोदान से आप समझ भी गए तो किसके किसके बीच संवाद हुआ। अधिकार सुख मादक और सारहीन है, ये कौन सा व्यक्ति किसके लिए कहता है, किससे कहता है, ये नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए बैर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है रामचंद्र शुक्ल का। आप देखेंगे जो इनका निबंध है, निबंध में इन्होंने मनोविकार से संबंधित बहुत अच्छे निबंध लिखे हैं। और निबंध में तो एक पूरी निबंध या आलोचना में तो शुक्ल जी का ही पैठ पूरा है। तो बैर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है, उन्होंने एक एक चीज पे बात की, कविता क्या होता है, प्रेम क्या होता है, क्रोध क्या होता है, मन के जितने भी विकार होते हैं वो सारे पे उन्होंने बहुत अच्छे से बात की है। तो बैर यानी जो बैर होता है किसी से दुश्मनी, तो उसको बोलते हैं क्रोध का आचार्य मुरब्बा होता है। अधिकार सो कितना मादक और सारहीन है जयशंकर प्रसाद, ये आपको स्कंदगुप्त नाटक में कहलाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल राज्य की सत्ता के प्रति उनके अंदर लोलुपता नहीं है। वही उनका भाई आप देखो पुरुगुप्त, उनकी माता अनंत देवी कितना परेशान है, लेकिन देव की बिल्कुल शांतचित है। निज भाषा उन्नति है भारतेंदु हरिश्चंद्र। मर साठे पर पाठा प्रेमचंद जी गोदान में। निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है।
तो ये डेफिनेशन निबंध का किसने दिया? हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी ने, कि निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज होती है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सरस्वती, वसुधा। देखिए फिर से पत्रिकाओं के नाम आ गए, और हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सरस्वती, वसुधा पत्रिका, ये सब तो बार बार रिपीटेड है। इनके कौन से किसने निकाला है? राजेंद्र यादव, ये कमला प्रसाद है, बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये पत्रिकाओं के नाम आपको पता होंगे, कुछ नया नहीं है। हिंदी प्रदीप 77 में आया था, बालकृष्ण भट्ट का मासिक प्रयाग से निकलता था, बस ये आपको पता होना चाहिए। ये मासिक निकलता था, प्रयाग से निकलता था। मासिक ही महीने में ही कानपुर से निकलता था, ब्राह्मण पत्रिका, और 1883 प्रताप नारायण मिश्र का। मासिक ही इलाहाबाद से निकलता था, और ये 1903 सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी के जब हाथ में आया। वसुधा जो है, वसुधा जो पत्रिका आप देखेंगे तो स्वयं प्रकाश और राजेंद्र शर्मा त्रैमासिक के भोपाल से निकलता था। और हंस का पुनर्प्रकाशन, ये हमें ध्यान रखना है कि हंस पहले भी निकलता था, फिर बीच में चीजें बंद हो जाती हैं। अब सरस्वती के साथ भी शायद ऐसा था, 1986 में हंस पुनर्प्रकाशित हुआ। तो जो हंस पुनर्प्रकाशन में आया वो राजेंद्र यादव के उससे, तो मासी के दिल्ली से। पंचवटी प्रिय प्रवास, एक कंठ विस्ताई, सेवा बावनी। अब इनमें आपको पहचानना है कि महाकाव्य काव्य नाटक है, खंड काव्य, मुक्तक है, चंपू। इसलिए जब भी हम गद्य की विविध विधाओं में पढ़े तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कविता है, कौन सा नाटक है, कौन सा डायरी है, कौन सा संस्मरण है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है। समानता हमारा ध्यान इस पर नहीं जाता है। लेकिन आप देखिए, आपसे पूछे पंचवटी, विप्रवास, एक कंठ विस्ताई, शिवा बावनी। मान लो आपको छत्रसाल दशक, शिवा बावनी सब पता हो कि रचना, ठीक है, आपको पता है कि ये रचना किसकी, भूषण की है, तीनों ही पता हो, सिराज बावनी है, छत्रसाल दशक है, शिवा बावनी। लेकिन ये है क्या, ये नहीं पता हो। विधा में क्या है, नहीं पता है। एक कंठ विस्बाई जिसका भी है वो पता हो, लेकिन वो कौन सी विधा ये नहीं पता हो। तो कौन सा महाकाव्य, कौन सा खंड काव्य, कौन सा काव्य नाटक, कौन सा मुक्तक है, कौन सा चंपू है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इससे आपको एक आइडिया तो लग ही रहा होगा ना कि कितने डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी टॉपिक से। अब जैसे पंचवटी है, मान लो पंचवटी का सन आपने 25 याद रखा, तो आपसे पूछ लिया खंड काव्य महाकाव्य, या महाकाव्य प्रिय प्रवास 1914 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। एक कंठ विस्वाई दुष्यंत कुमार का 1963, लेकिन एक कंठ विस्वाई है क्या? गीति नाट्य है, काव्य नाटक में गीति नाट्य है, गायन योग्य है। इनके अलावा शिवा बावनी भूषण का छत्रसाल दशक, शिवराज बावनी ये मुक्तक है, और कामायनी प्रसाद जी का महाकाव्य 15 सर्ग में है। उर्वशी जो है जयशंकर प्रसाद का चंपू है। एक उर्वशी करके इनका, एक दिनकर जी का है, दिनकर जी वाला लगा हुआ है अपने में उर्वशी। 1909 में उर्वशी प्रसाद का ये चंपू गद्य पद मिश्र, गद्य प्लस पद्य जो है मिला के उर्वशी जो 1909 में ये प्रसाद जी का चंपू काव्य है। अब यहाँ पे देखिए रस सूत्र के व्याख्याकार, अभी देखिए ऊपर जस्ट क्वेश्चन आया था रस सूत्र के व्याख्याकार में, और चारों लोगों का हमने बताया था, लोलट, शंकुक, नायक, अभिनव गुप्त। अब की बार तो आप खुद से गेस करके लगाओ कि लोट कौन रहा था। लोट करो कौन सा बच्चा अपनी बात मनवा रहा था, याद आ रहा है? मीमांसा यानी अपनी बातों को मनवाना। भट्ट लोलट छोटा सा बच्चा, वो अपनी बात को लोट के मनवा रहा है, तो लोग मानेंगे मानेंगे उसकी बात को, क्योंकि उसकी उत्पत्ति हुई ना, छोटा सा बच्चा उत्पत्ति है, वो लोगों पे आरोप लगा लेता है, आरोप लगाने से बच्चे लोग मान जाते हैं, छोटा है। आप देखिए छोटे बच्चों को घर में कोई भी बात होती है तो उसको मान लेते हैं ये ठीक है, इसने आरोप लगाया है, तो फिर डांट भी देते हैं। इसलिए भट्ट लोलट छोटा सा बच्चा है, वो लोट के सारे काम कर ले रहा है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं उसके लिए कि छोटे से बच्चे की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। अभिव्यक्ति की बात किसने कही थी? जिसके अंदर नवीन थॉट हो, नए विचार हो, अभिनव, नया नया कुछ हो। तो अभिनव है तो वो नया नया कर सकता है। जो नायक है, नायक यानी जो भी नायक है, हीरो है, राजा, उसके पास पैसे होंगे तो भोग कौन करेगा? नायक करेगा। तो नायक अगर करेगा तो भुक्ति भोगवाद का काम कौन करेगा? शंकुक, शंकुक यानी न्याय दर्शन, और शंकुक अगर न्याय दर्शन है तो फिर अनुमति मिलेगी ही। तो आप यहाँ से दर्शन को भी ध्यान रख सकते हैं कि जैसे अनुमति है तो आप तुरंत देख रहे हैं कि ये न्याय दर्शन है। वहां पे शैव दर्शन, मीमांसा छोटा सा बच्चा लौट के अगर बता रहा है तो उसका मीमांसा दर्शन। तो आप यहाँ पे न्याय यानी दर्शन भी ध्यान रखते हैं, मीमांसा है, शैव है, सांख्य है। जिसे राजा वाला नायक हो गया तो आपको वो दर्शन भी ध्यान रखना, सांख्य कौन है, शैव कौन सा है। देखिए बच्चे लौट के मनवाए थे, मीमांसा है, शंकुक न्याय दर्शन है, नायक जो है सांख्य है, अभिनव गुप्त शैव दर्शन है। देखिए पिछले ही उसमें हमने बताया था कि जो कॉन्सेप्ट, जो सिद्धांत है, संरचनावाद,
नई समीक्षा, उत्तर संरचना, ये विखंडनवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, आधुनिकता, वो क्वेश्चन आता है। और अब की बात तो यूजीसी नेट में वैचारिक क्रांति से भर भर के क्वेश्चन आया, जो आपका यूनिट 4 है। तो जहाँ पाल सार्त्र हैं, जाक देरिडा है, इलियट है, क्रोचे हैं, इनको हमें इसलिए समझना क्योंकि इनके जो सिद्धांत है, जो चिंतक के सिद्धांत है, जैसे अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत किसका है, विखंडनवाद का क्या है, अस्तित्ववाद किसका है, मार्क्सवाद किसका है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है, इन सिद्धांत के सिद्धांतकारों को ध्यान में रखना है। इनके थोड़े से कॉन्सेप्ट को भी समझना है कि अस्तित्ववाद क्या कहता है, मार्क्सवाद की फिलॉसफी क्या कहती है, उत्तर आधुनिकता का क्या कहता है, संरचनावाद क्या कहता है, थोड़ा सा वो भी पढ़ना है। तो एक तो आपको सिद्धांत, सिद्धांतकार और सिद्धांत के पीछे का लॉजिक क्या है, ये तीनों चीज ध्यान रखेंगे तो एक क्वेश्चन श्योर है कि आना ही आना है। 4 में भी आया, 5 में भी आया, आगे मैं और प्रैक्टिस सेट कराऊंगी तो भी मैं बताऊंगी कि देखिए आपको यहाँ से सेम क्वेश्चन फिर से आया है। तो यहाँ पे आप देखो, जो ज्यापाल सात्र हैं, ज्यापाल सात्र अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद एक समय ऐसा आया था हिंदी साहित्य में, आप ये दौर देखोगे 1939 टू 45। पहला विश्व युद्ध आपका 14 से 18 के बीच में हुआ, दूसरा आपका जो है विश्व युद्ध 39 लेके 45 के बीच में चला। उस समय धीरे धीरे लोगों के मन में ये आया कि हमारा खुद का क्या अस्तित्व, क्या एग्जिस्टेंस है। कोई भी जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे बम भी गिरा दे रहा है, एक ही मिनट में पूरे मानव की त्रासदी देखने को मिल रही। तो उस समय लोगों को लगा कि अपने अस्तित्व में बात करें, हमारी खुद की क्या अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। तो ऐसी चीजें, अस्तित्ववाद का कॉन्सेप्ट उस समय आया था। जॉक देरिडा विखंडनवाद, विखंडनवाद टीएस इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, क्रोचे का अभिव्यंजना और कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद। सर्वहारा वर्ग से है अभिव्यंजना, निर्वैयक्तिकता, कभी इन सबको हम समझाएंगे। इसके बाद आपको जो 5 क्वेश्चन आते हैं गद्य से करने के लिए, मैंने कहा था पिछले वाले में आपको प्रसाद जी से ही कोई उठा के गद्य दे दिया था, हिंदी साहित्य के प्रसाद जी से ही गद्य उठा के दे दिया था। यहाँ पे आप देखो, कवि वाणी प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। अब ये किस पे दिया गया है, आपके साहित्य से ही जो है गद्य दिया गया है कि जो कवि जो होता है कोई भी वाणी सामने रखता है तो उसके प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। कवि जो अभिव्यक्त करता है उसी से तो हम साहित्य ही तो समाज का दर्पण है। तो समाज की जनमानस की आकांक्षाओं को तो साहित्य में प्रतिबिंब कौन करता है, जो भावुक संवेदनशील कवि होता है। और उसी प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हमारे हृदय का जो बंधन है, हम जो बंधे होते हैं, संकीर्णता होती है, वो विस्तार पाता, वो खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। अब ये आपको तुरंत निबंध लगेगा कि आप 17 निबंध इनका चिंतामणि भाग का देख लीजिए। चिंतामणि तो 4 संकलनों में अलग अलग करके आया, लेकिन आप देखिए मनुष्यता की उच्च भूमि करके, मध्य धर्म की साधना करके, सौंदर्य करके, इन सारे करके इनके एक एक निबंध का वो जो है क्रम ही है, नाम ही है पूरा। तो ये कहाँ से आया होगा। किसी अर्ध पिशाच कृपण को देखिए, यानी कोई अर्ध पिशाच कृपण यानी जो चालू बंदा हो, जिसने केवल आधे लोग के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया हो और संसार की मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया हो। न सृष्टि के किसी रूप माधुर को देख वह पैसों का हिसाब किताब भूलकर कभी मुग्ध होता है, न किसी दीन दुखिया को देखकर कभी करुणा से द्रवीभूत होता है, न कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध या क्षुब्ध होता है। यदि उससे किसी लोमहर्षक अत्याचार की बात कही जाए तो मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पे रुखाई के साथ कहेगा, जाने दो, हमसे क्या मतलब है, चलो अपना काम देखें। बहुत से ऐसे इंसान मिलेंगे कि जिसपे आप लगेगा कि एक इंसान को प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए, आप जो चीज से आप परेशान हो सकते हो उसके लिए वो बिल्कुल सामान्य बात हो सकता है, लेकिन वो वही व्यक्ति होगा जो संवेदनशील नहीं होगा, जो समाज में रहते हुए भी सबसे कटा होगा। वरना तो जो व्यक्ति हो तो अपने ही जैसे लोगों को परेशानी में देख के, या कभी भी ऐसे हो तो स्वानुभूति ही जरूरी नहीं है, दूसरों की अनुभूति से भी हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि शुक्ल जी कह रहे हैं, ये जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। ये भयानक मानसिक रोग है, इससे मनुष्य जो आधार है मर जाता। मनुष्य की मनुष्यता क्या है, आपके अंदर वो संवेदना ही नहीं आ रही, इससे संवेदनहीन व्यक्ति आपको समाज में ना। ये अभी देखिए, कविता जो कविता है मनुष्य के हृदय को क्या करती है, उदार बनाती है। सही है कथन, बिल्कुल उदार बनाती है। अच्छा, कविता क्या है वगैरह पढ़ेंगे या शुक्ल जी के निबंध को बहुत गहराई से मनोविकार वाला पढ़ेंगे, तब देखेंगे उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है प्रेम क्या है, क्रोध क्या है, कविता क्या है, और हर एक चीज को उन्होंने छोटी से छोटी मन के विकारों पे बात की है। कविता मनुष्य के हृदय को उदार बनाती है, यह पूर्णतः सत्य है, क्योंकि कवि की वाणी के प्रसाद के से ही हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि को शुद्ध स्वार्थ मुक्त कर पाते हैं। लोभी व्यक्ति का भाव जगत संकुचित हो जाता है। सही है, लोभी जो लालची है वो विस्तार में थोड़ी सोचता है, वो तो बहुत ही संकीर्ण होकर सोचता है, वो अपने भले के लिए सोचता है। और अत्याचार की बात सुनकर क्या करना चाहिए,
उसका सक्रिय विरोध करना चाहिए। अगर आप इसी समाज में रह रहे हैं, इसी समाज के प्राणी हैं, तो जो गलत है सो गलत है, आपको भी सक्रियता तो दिखानी चाहिए, समाज के अंग है। और उदासीनता किस प्रकार का रोग है, बताते हैं मानसिक रोग है। कभी वाड़ी से जीवन निर्वाह करना कहाँ तक सही है, सभी लोगों के लिए संभव है। अब इस तरीके से देखिए, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद का संबंध छंद से होता है, इसलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु अधिक हो जाती है। अब ये आपको स्थापन और तर्क में दिया है कि आपको पहले असर्शन को पढ़ना है, फिर रीजन को समझना है। जो नाद आता है, जैसे कोई भी कविता है, जो लय होता है, ध्वनि होता है, तो उस जो है कोई भी चीज की आप देखेंगे उसकी सार्थकता को बढ़ा देता है, आपको इंटरेस्ट भी आने लगता है। ऐसे आप नहीं सुनो, लेकिन फिर आपको इंटरेस्ट आने लगता है, तो कविता को समझने की कोशिश करते हैं। आप महादेवी वर्मा की कविताओं को सुनिए, पढ़िए, एक लय है, नाद है, ध्वनि है, बिल्कुल आप डूब जाते हो उसमें, फिर अर्थ भी निकल के आता है। तो कह रहे कि जो नाद है वो सौंदर्य से, नाद सौंदर्य से कविता की जो आयु है वो बढ़ती है। नाद का जो संबंध है वो छंद से होता है, इसलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु अधिक हो जाती है। तो क्या नाद का संबंध छंद से ही है? इसलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं तो उनकी ही कविता की आयु अधिक हो जाती है। यानी जो व्यक्ति अपनी कविता में छंद नहीं रख पा रहा है, इसका मतलब नाद और वो लय नहीं है, इसका मतलब आप तल्लीन नहीं हो पा रहे हैं। तो ये आपके सोचने की, ऐसे क्वेश्चन जो है आपके सोचने पे डिपेंड करता है कि दोनों सही है कि नहीं सही है। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य का मतलब होता है काव्य के संपूर्ण अलंकरण से, काव्य में रस होना चाहिए, छंद होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए, इनसे कविता की आयु बढ़ती है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा, आप जब समाज में आते हैं, एक बच्चा होता है, उसको बोलने नहीं आता, वो समाज में निकलता है। अगर आप यहाँ पे पैदा हुए तो आप स्वाभाविक हिंदी बोलना सीख जाएंगे। आप यही चीज फॉरेन में होंगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगा। तो भाषा एक तरीके से क्या है, आप अपने आसपास जिस परिवेश में रह रहे हैं लोगों से सीखते चले जा रहे हैं। भाषा भी समाज की कल्पना संभव नहीं है। क्या ऐसा भी समाज स्थापित हो सकता है जहाँ पे वार्तालाप के लिए, संपर्क के लिए कुछ भी नहीं होता? फिर कौन सा समाज बनेगा? आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है। हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं है। एक तरफ तो कह रहा है कि आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है, दूसरा तर्क कह रहा है कि हिंदी के जो प्रमुख समीक्षक है वो प्रभावित नहीं है। मतलब एक तरफ तो जो हमारा कह रहा है कि जो आलोचना आया हुआ है अपने यहाँ पे, वो आलोचना ही पश्चिम के साहित्य चिंतन के गहरे प्रभाव से प्रभावित है। अगर वो चीज प्रभावित है तो क्या यहाँ के हमारे जो प्रमुख साहित्यकार या जो समीक्षक वो प्रभावित नहीं होंगे? इंडिविजुअलिटी को लेके चले तो हो सकता नहीं भी प्रभावित हो, व्यक्तिनिष्ठता को। तो यहाँ पे ए सही है, आर गलत है, क्योंकि आधुनिक हिंदी आलोचना अगर पश्चिम के साहित्य चिंतन से प्रभावित है तो हिंदी के मुख्य समीक्षक पाश्चात्य दर्शन से प्रभावित होंगे। हिंदी साहित्य में गद्य विधा में नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, डायरी, आत्मकथा, जीवनी यात्रा, वृत्तांत विकास पश्चिमी साहित्य से ही हुआ है। स्थापना में कह रहे कि नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है। नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम ही नहीं है। नई कविता पूर्णतः पश्चिमी प्रभाव में जन्मी। क्या पूर्णतः? नई कविता पूर्णतः पश्चिमी में ही जन्मी। और नई कविता में क्या छायावाद का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है? स्वच्छंदतावाद, सौंदर्यवाद कुछ भी नहीं है। दोनों सही है। नई कविता में पुरानी परंपराओं को तोड़ा गया है। नई कविता का ही मतलब है पश्चिम में जो बहुत ज्यादा खुल के है। अभी मैं कल बच्चन की हिंदी साहित्य को देख रही थी तो उसमें भी एक बात कहा गया था। बच्चन की हिंदी साहित्य में नहीं, आपको संस्कृति और सौंदर्य पढ़ा रहे थे, उसमें आपने देखा था संस्कृति और सौंदर्य में प्रसाद जी ने जो रहस्यवाद शीर्षक से लिखा था और काव्य कला करके लिखा था, जब उन्होंने सौंदर्य की परिभाषा को देने की बात की थी। मतलब नामवर जी ने कहा था कि जो सौंदर्य की दृष्टि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है, उनसे एक दशक पहले प्रसाद जी ने ये काम किया था, बहुत बड़ा काम किया था। एक दशक पहले उन्होंने भी डंके की चोट पे जो चीजें गलत थी उसको गलत सिद्ध करने का प्रयास किया और काव्य कला में सफाई दिया, रहस्यवाद में सफाई दिया। लेकिन फिर भी जो है प्रसाद जी ने लास्ट में जाके कहा कि जो मैं कर रहा हूँ वो उसको शायद ही लोग समझे, ये हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो संकीर्ण हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अपने भारतीय साहित्य में ये लोग बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, या जिन चीजों पे हम बहुत विस्तार से सोच सकते हैं वो यहाँ पे सोच सकते हैं। यहाँ पे वो संकीर्णता आ जाती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं दावे से कि जो पाश्चात्य साहित्य जगत है वो बड़ी स्वच्छंदतावादी दृष्टि से सोचता है, वो विस्तार से इस चीज पे सोच सकता है, पर यहाँ वाले नहीं। ये प्रसाद जी ने संस्कृति और सौंदर्य में नामवर जी ने मेंशन किया कि वहां पे ये बात कही गई है।
और जो नई कविता है, नई कहानी, आंदोलन है, एक दुनिया समानांतर का जब हम जिक्र करते हैं तो ही हम बताते हैं कि पुरानी सारी रूढ़ियों को तोड़ के सामान्य जनजीवन से जो चीजें चल रही हैं समाज में, एकदम टूटना कहानी, या आप ये देखो परिंदे कहानी हो गया, दूध और दवा कहानी हो गया, जितनी भी कहानियां हैं आप देखेंगे एक दुनिया समानांतर की, सब पुरानी लीक से बिल्कुल हटकर है। व्यक्ति केंद्र में है, समाज को बल्कि उपेक्षित साइड में किया गया, व्यक्ति को केंद्र में रखा गया है, जिनके लिए लिखा जा रहा है उन्हीं को ध्यान में रख के लिखा गया है। तो नई कविता जो है वो पुरानी परंपराओं को उसमें तोड़ा गया है, और ये पश्चिमी दर्शन अस्तित्ववाद व यथार्थवाद बताती थे। पश्चिमी दर्शन अस्तित्ववाद मतलब मैंने बताया था कि एक समय इंसान को चिंता होने लगी कि हमारा खुद का एक आइडेंटिटी क्या है, हमारी खुद की क्या पहचान है, कोई भी हमें प्रभावित करके चला जाए। यथार्थवाद मतलब रियलिटी, आदर्शवाद पूरा नहीं, जो चीज सच में है वही सच में है। जैसे यही सच है कहानी को अगर आप एक तरीके से पढ़े तो आपको लगे क्या सच है, तो जो यथार्थ है उसको अपनाना वो सच है, आदर्श पूरी कल्पना में नहीं खोना है। नई कविता का उत्थान पूर्ण रूप में पश्चिमी साहित्य द्वारा उत्पन्न हुआ, क्योंकि नई कविता की बात ये कह रहे हैं कि नई कविता ही बेसिकली लॉजिक पर डिपेंड है, सच्चाई पे डिपेंड है। तो हमें अपने आदर्शवाद का चोला एक तरीके से उखाड़ के फेंकना था, सब कुछ सच्चाई के आधार पर लेना था, तो ये पश्चिम से लिया जा सकता था। इसलिए यहाँ के जो साहित्यकार हुए वो पश्चिम के इन चीजों को फॉलो किए। दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार प्रश्न उठाया जाता है कि क्या दलित साहित्य लिखें या आदिवासी विमर्श पे बात करें, या मान लीजिए कि महिलाओं पे बात किया जाए, इस समय स्त्री विमर्श के मुद्दे, तो क्या स्त्री विमर्श के मुद्दे सिर्फ स्त्रियां बात कर सकती हैं, दलित विमर्श पे क्या दलित ही बात कर सकते हैं? तो आप एक चीज देखो कि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में जो है धरती धन्ना अपना लगा है, जिसको जगदीश चंद्र माथुर जगदीश चंद्र जी ने लिखा है वो, और उसमें तो उन्होंने बहुत ही बारीकी से धरती धन्ना अपना को बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम उनका जो ननिहाल वहां जाते थे रलहन पंजाब में, और जिस तरीके से उनका जो बैकग्राउंड था, उनके घर पे जो लोग काम करते थे, जिनके साथ जैसा व्यवहार किया जाता था, वो तो उनके खुद पे घटित नहीं था, पर उन्होंने लिखा था उस चीज को। इसका मतलब क्या दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति सिर्फ दलित रचनाकार कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता? या दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों का ही होता है, उसमें और किसी के बारे में भी नहीं होता? तो ये दोनों चीजें आपसे दी गई, आपसे पूछा गया, और ऐसे क्वेश्चन आप ये नहीं कि किताब से पढ़ के, ये आपकी समझ पे भी डिपेंड करता है। जब आप रचनाओं को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि क्या और किसी ने लिखा है तो क्या वो सच नहीं लिखा है, या जो उनका वास्तविक अनुभव केवल उनका ही अनुभव, उस अनुभव क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति नहीं आता। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। ए और आर दोनों ही गलत है। दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा हो सकती है ऐसा नहीं है, वरना तो आप अपने ही सिलेबस में हमने कहा धरती धन्ना अपना आप पढ़िए, क्योंकि कोई भी लेखक रचनाकार इसकी अभिव्यक्ति कर सकता है, बशर्ते उसके अंदर वो हद तक की संवेदनशीलता हो। दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही बल्कि अन्य व्यक्तियों का भी हो सकता है। दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों का ही नहीं, वो बल्कि अन्य व्यक्तियों का भी हो सकता है। तो इसमें अगर आपको नहीं लगेगा तो आपको लगेगा कि भाई ये दोनों ही बातें अगर देखें तो ये दोनों ही कह रहे हैं कि गलत है। उसके बियॉन्ड जाके लिखने वाले लिख लेते हैं, और सिर्फ उन्हीं का नहीं रहता है, उसका विस्तार भी होता है। क्योंकि जो एक सजग प्रहरी के तौर पे जो साहित्यकार अपनी लेखनी चलाता है तो इन सारी संकीर्णताओं से मुक्त होता, तभी उसको सामाजिक स्वीकृति मिलती है, अन्यथा सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती। धरती धन्ना अपना को पढ़ते हुए आपको लगेगा जगदीश चंद्र जी ने उसमें कहीं से भी हेरफेर नहीं, जो रियलिटी है, जो उन्होंने ग्राउंड रियलिटी देखा वही रखा है। तो रचनाकार से कोई क्यों जुड़ेगा, वो इतना संवेदनशील नहीं है तो ऐसा लिखेगा ही नहीं। ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो आज के लिए जो है यहीं पे जो है आपका ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये समाप्त होता है। 50 क्वेश्चन थे, हमने 2 पार्ट में कराया, आप दोनों ही देखिए, और जैसी प्रतिक्रिया हो जरूर दीजिए, क्या चीज समझ में आ रहा है, क्या इंक्लूड करना चाहिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।